चलो आज मैं आपको सबसे पहले बनाना सिखाऊंगा, मेन्यूज क्रिएट करना सिखाऊंगा। कल मैंने लास्ट रेडियो बटन नाम का कंपोनेंट आपके साथ डिस्कस किया था। आज बात करते हैं मेन्यू क्रिएट। ठीक है, अगर आप मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए एक मेन्यू बार। देखो ये मेन्यू बार है जिसके ऊपर ये मेन्यू पेस्ट किए गए हैं। आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे क्लोज बटन है। मैं चाहूँ तो इस मेन्यू बार को बंद भी कर सकता हूँ। और इस मेन्यू बार को आपके फ्रेम के ऊपर पेस्ट करने के लिए हम लोगों को क्लास दी गई है जे मेन्यू बार। ठीक है जी, और इस क्लास का हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्योंकि हम एक ही मेन्यू बार पेस्ट करना नॉर्मली चाहते हैं। ठीक, तो जे मेन्यू बार नाम की क्लास यूज करेंगे मेन्यू बार बनाने के लिए। दूसरा, फिर इस मेन्यू बार के ऊपर हमें जिन्हें कहते हैं मेन्यूज, इन्हें मेन्यू को पेस्ट करेंगे। इसके लिए हमें क्लास दी गई है जे मेन्यू। तो हम जे मेन्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेन्यू बार क्लास का मेथड है ऐड, उसके अंदर ऐड कर देंगे तो वो मेन्यू इस मेन्यू बार के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जनाब। फिर इस मेन्यू बार के अंदर दीज आर नोन एज मेन्यू आइटम, और इन्हें बनाने के लिए हमें दी गई है मेन्यू आइटम नाम की, जे मेन्यू आइटम नाम की क्लास। तो इन तीनों को यूज करते हुए मैं आपको अच्छे से मेन्यू बनाना सिखाता हूँ। और ये जो मेन्यू आइटम होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। ये जो मेन्यू आइटम होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। पहला नॉर्मल मेन्यू आइटम, दूसरा चेकबॉक्स मेन्यू आइटम जिसके पीछे चेकबॉक्स बना हुआ होगा, तीसरा है रेडियो बटन मेन्यू आइटम जिसके पीछे एक रेडियो बटन बना होता है। तो इसीलिए हमें तीन क्लास दी गई है, जे मेन्यू आइटम नॉर्मल मेन्यू आइटम बनाने के लिए, जे चेकबॉक्स मेन्यू आइटम चेकबॉक्स वाला मेन्यू आइटम बनाने के लिए, और तीसरा आता है जे रेडियो बटन मेन्यू आइटम तीसरा। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में। तो इस तरीके से मैं तीनों टाइप के मेन्यू आइटम आपको बनाना सिखाऊंगा। तो कुछ ऐसा काम करते हैं, मेन्यू आइटम को ऐड करते हैं मेन्यू में, मेन्यू को ऐड करते हैं मेन्यू बार में, मेन्यू बार को ऐड करते हैं फ्रेम के ऊपर, और इस तरीके से हमारा मेन्यू डिजाइन करते हैं। अब डिजाइनिंग तो हो गई, पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मेन्यू के किसी भी आइटम पे क्लिक करके किसी टास्क को परफॉर्म करना। ठीक है जी, और इसके लिए इवेंट ट्रैप करना पड़ेगा। तो वो भी काफी आसान है क्योंकि जब भी आप किसी भी मेन्यू आइटम के ऊपर क्लिक करते हो तो एक्शन इवेंट अकर होता है। फिर तो कोई बात ही नहीं, आप अपनी क्लास बनाइए जो एक्शन लिस्नर को इम्प्लीमेंट करती है और एक्शन परफॉर्म्ड को ओवरराइड करती है। फिर जितने मेन्यू आइटम बनाएंगे हर एक सोर्स कहलाएगा। तो मेन्यू आइटम के ऑब्जेक्ट पे ऐड एक्शन लिस्नर चला के आप अपनी लिस्नर क्लास का रेफरेंस पास कर दीजिए। जैसे आप जितने बटन बनाते थे सबके साथ लिस्नर का रजिस्ट्रेशन कराते थे, ऐसे ही आप जितने मेन्यू आइटम बनाएंगे सबके साथ इस लिस्नर का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। जैसे जैसे मेन्यू आइटम पे क्लिक करते जाएंगे एक्शन परफॉर्म चलता जाएगा। एक्शन परफॉर्म में हम चेक कर लेंगे गेट सोर्स से भाई कौन से मेन्यू आइटम पे क्लिक हुआ है, क्योंकि वो उसी का रेफरेंस हमें दे देगा और हम अपनी टास्क को परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से अब मैं आपको प्रॉपरली मेन्यू डिजाइन करना सिखाने जा रहा हूँ और उसके ऊपर आपको इवेंट भी ट्रैप करना सिखाने जा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, चलो देखें कहानी कैसे करते हैं। ये तो पैकेजेस को हमने इंपोर्ट कर लिया, हमने अपनी क्लास बनाई माई मेन्यू, इंप्लीमेंट करा दिया एक्शन लिस्नर से। अब एक बना लिया टेक्स्ट फील्ड, डिफरेंट डिफरेंट मेन्यू आइटम पे क्लिक करके मैं टेक्स्ट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू शो कर दूंगा तो आपको इवेंट ट्रैप होता हुआ नजर आ जाएगा। ये बना लिया फ्रेम, एक वेरिएबल मेन्यू बार का, दो जे मेन्यू के, क्योंकि एक नॉर्मल मेन्यू बनाऊंगा एक उसके अंदर उसका सब मेन्यू बनाऊंगा, और सब मेन्यू बनाने के लिए भी हम जे मेन्यू क्लास ही यूज करने वाले हैं। फिर जे मेन्यू आइटम दो नॉर्मल आइटम ले लिए, एक रेडियो बटन मेन्यू आइटम बना दूंगा और एक चेकबॉक्स मेन्यू आइटम क्रिएट कर दूंगा। तो सबके रेफरेंस वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिए हैं क्लास लेवल। ठीक, जैसे इस क्लास को चलाएंगे इस क्लास का मेन चलेगा,
मेन के अंदर से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनते ही इस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा और कंस्ट्रक्टर में हम सारा कोड लिख देते हैं GUI बनाने का। ठीक है, नाउ माय कंस्ट्रक्टर आ गया। सबसे पहले जे फ्रेम के ऊपर टेक्स्ट फील्ड हमने एक ऐड कर दिया। अब ये बनाया जे मेन्यू बार का ऑब्जेक्ट। मेन्यू बार तैयार है, बट अभी से हमने फ्रेम के ऊपर इंटीजर कांस्टेंट है और वो है vk_f, वो मैंने यहाँ पे दे दिया क्योंकि इसमें इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट जाता है और ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है की इवेंट का, तो पास कर सकते हो। साथ साथ फाइनल है तो आप इसकी वैल्यू चेंज भी नहीं कर सकते। तो हमने ये पास कर दिया। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि अगर आपका माउस खराब हो जाए तो क्या आप किसी भी एडिटर के इस फाइल मेन्यू को खोल सकते हैं अगर माउस काम ना कर रहा हो? सर ऑल्ट बटन से खुल जाते हैं। ऑल्ट से कैसे खुलेगा बेटा? शाबाश। ऑल्ट दबाइए तो उसमें ऑप्शन आ जाते हैं कि कौन से बटन दबाने पे एफ पे फाइल पे एफ आ जाएगा, ई पे एडिट पे ई आ जाएगा, ऐसे करके ऑप्शन आ कैसे जाते पता हैं। लगता है ये? सर मैं खुद दबाते दबाते ही कर लिया था हिट एंड उस ट्रैक। लेटर के नीचे अंडरलाइन आ जाती है ना? जैसे मैं दबाता हूँ ऑल्ट, अब आप देखो एफ के नीचे अंडरलाइन आ गई, एस के नीचे आ गई, व्यू के आई के नीचे आ गई, एक पे टी के नीचे आ गई। That's it. तो मैं भी बेटा जी अपने मेन्यूज के ये कीबोर्ड शॉर्टकट बनाना चाहता हूँ। तो अगर माउस खराब हो जाएगा तो ऑल्ट के साथ यहाँ पे देखना एफ के नीचे अंडरलाइन आएगी और आप ऑल्ट एफ करोगे तो ये मेन्यू भी ओपन हो जाएगा। क्योंकि जो डेवलपर्स होते हैं वो एक लाइन बोलते हैं, टचिंग अ माउस इज सच अ वेस्टिंग ऑफ टाइम, they never touch the mouse, they operate the complete your computer operating system or any editor via keyboard shortcuts। वो कभी माउस को इधर से उधर छूना पसंद नहीं करते, खट 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 कीबोर्ड शॉर्टकट चलाते हैं। ठीक है साहब, तो मैं भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी बनाऊंगा। माउस के क्लिक से तो बेटे जी मेन्यू हम ओपन कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, पर साथ साथ कीबोर्ड के साथ तो मैं चाहता हूँ जरूरी नहीं कि एफ ही दो पहला लेटर, मैं टी भी दे सकता हूँ, मैं एम भी दे सकता हूँ, पर जनरली पहला लेटर दिया जाता है, हमने भी पहला दे दिया। तो इससे क्या होगा, जब ये फर्स्ट मेन्यू डिस्प्ले होगा इसमें एफ के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी और ऑल्ट के साथ एफ प्रेस करने पर ये मेन्यू ओपन हो जाएगा और इस मेन्यू को मैंने मेन्यू बार में जाके ऐड कर दिया। तो हमारी मेन्यू बार में एक मेन्यू आ गया, बट अभी मेन्यू को मैंने मेन्यू बार को मैंने अभी फ्रेम के ऊपर ऐड नहीं किया है। गॉट इट? नेक्स्ट, अब मैंने जे मेन्यू आइटम, पहला मेन्यू आइटम बना रहा हूं, नॉर्मल मेन्यू आइटम, कैप्शन दे दिया आर टेक्स्ट ओनली मेन्यू आइटम, इसका कैप्शन हो गया। अब इसमें भी मैंने इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट दिया कि की इवेंट का vk_t, तो इसमें टी के नीचे अंडरलाइन है। देखो अगर मैं कहता हूं ऑल्ट एफ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको किसी ना किसी लेटर के नीचे अंडरलाइन नजर आएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे एन प्रेस कर दूं क्योंकि एन के नीचे अंडरलाइन है तो इसका इवेंट फायर हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे केस में भी ये जो हमारा मेन्यू आइटम का कैप्शन आएगा इसमें टी के नीचे अंडरलाइन आएगी और मैं इस मेन्यू पे इस आइटम पे जाके अगर टी प्रेस कर दूंगा तो काम हो जाएगा। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? चलो, सो अब याद रखना ये जो की इवेंट क्लास है इसके अंदर आपके कीबोर्ड में जितनी भी कीज होती हैं सबके शॉर्टकट है, ए बी सी डी F1 F2 F3 अप एरो डाउन एरो सबके हैं, जितनी की आपके कीबोर्ड में होती है। ठीक है जनाब, तो पहला मेन्यू आइटम भी तैयार हो गया जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी दे दिया है। ठीक, अब मेन्यू आइटम का मतलब है एक सोर्स तैयार हो जाना, तो सोर्स का लिसनर के साथ रजिस्ट्रेशन कराइए
क्योंकि इस आइटम के क्लिक पे आप कुछ टास्क परफॉर्म करना चाहेंगे, तो मेन्यू आइटम पे भी क्या चला दिया, ऐड एक्शन लिस्ट। और हमारे सेम क्लास लिस्नर बना रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं, तो हमने दिस दे दिया। अब मैं इस मेन्यू आइटम के पीछे एक इमेज दिखाना चाहता हूँ, तो हमारे पास एक क्लास है इमेज आइकन, उसके अंदर मैंने इमेजेस फोल्डर में ये इमेज रखी हुई है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये रही इमेज, ठीक, यहाँ से मैंने उठा ली और ये सब प्रोग्राम मैंने आपको पहले ही दे दिए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको मिल जाएगी ये वहाँ पे, ठीक है। और इसकी पेरेंट क्लास होती है आइकन, तो चाइल्ड का रेफरेंस पापा में रख लिया। और मेन्यू आइटम क्लास का मेथड है सेट आइकन, जो आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट मांगता है हमने पास कर दिया। तो इस मेन्यू आइटम के पीछे ये इमेज भी आपको नजर आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास एक क्लास है की स्ट्रोक, इसका हमने स्टैटिक मेथड चलाया गेट की स्ट्रोक, इसका हमने एक स्टैटिक मेथड चलाया गेट की स्ट्रोक। इसके अंदर दो इंटीरियर टाइप के आर्गुमेंट आते हैं। तो पहला जो हमने इसके अंदर इंटीरियर टाइप का आर्गुमेंट पास किया वो किया वीक के की इवेंट का vk_1, ठीक है साहब। दूसरा एक्शन इवेंट क्लास का अंदर भी स्टैटिक कांस्टेंट है और वो है ctrl_mask। एक्चुअली यहाँ पर मैंने दो की का कॉम्बो बना दिया और वो कॉम्बो है Ctrl+1 बन गया है, ठीक। और इस Ctrl+1 इस की कॉम्बो को रिप्रेजेंट करने वाला हमें की स्ट्रोक क्लास का एक ऑब्जेक्ट मिलता है। फिर मेन्यू आइटम क्लास का मेथड है सेट एक्सेलरेटर, जो की स्ट्रोक क्लास का ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट मांगता है, जो हमने इसके अंदर पास कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपको अगर बेटे अपनी फाइल सेव करनी है बिना मेन्यू आइटम, बिना मेन्यू को खोले, क्या सेव कर सकते हो, कैसे करोगे? कोई फाइल को सेव करनी है और मेन्यू को खोलना भी नहीं चाहते, फाइल मेन्यू को, क्या करोगे? कंट्रोल एस। देख देख के बोल रहे हो, इतना भी नहीं मालूम, चलो खैर कोई बात ही नहीं है। ये देखो ये शॉर्टकट बना रहा हूं, तो हमारे इस आइटम के सामने ये शॉर्टकट बन के आ जाएगा। Ctrl+1 दे दिया मैंने, जो मुझे दे दो, और जैसे ही मैं Ctrl+1 करूंगा इसका इवेंट फायर हो जाएगा, ठीक। तो सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैं बनाता जा रहा हूँ। उसके बाद कहीं जाके मैंने अपने पहले मेन्यू आइटम को मेन्यू में ऐड कर दिया, तो हमारे मेन्यू के अंदर एक मेन्यू आइटम आ चुका है, उसके कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी हमने बना दिए हैं अच्छे से। नेक्स्ट, अब मैंने बेटे मेन्यू क्लास का एक मेथड कॉल किया ऐड सेपरेटर। ये क्या काम करेगा, ये वाली लाइन ड्रॉ कर, देखिए ये लाइन, इस लाइन को ड्रॉ कर देता है सेपरेटर। तो एक लाइन आ गई पहले आइटम के बाद, चलो जी। उसके बाद मैंने एक बटन ग्रुप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्या करें, रेडियो बटन ऐड कर रहे हैं तो बटन ग्रुप तो चाहिए चाहिए। फिर ये रेडियो बटन मेन्यू आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट, ये उस मेन्यू का कैप्शन हो गया। फिर इसके ऑब्जेक्ट पे चलाया सेट सेलेक्टेड, इसमें दे दिया ट्रू, तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आएगा। फिर इस पे भी चलाया सेट निमोनिक, इसमें आर के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। इस पे भी एक इमेज सेट कर दी बेटे, सेट आइकन से इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली इसमें पास कर दिया, और इसे ग्रुप में भी ऐड कर दिया और इसे मेन्यू में भी। तो कुल मिला के अब हमारे मेन्यू में दो आइटम हो गए, ठीक है जी, एक नॉर्मल और एक रेडियो बटन। अब मैंने एक और रेडियो बटन मेन्यू आइटम बनाया, उसका कैप्शन अनदर वन, उस पे भी सेट निमोनिक चलाया, ओ के नीचे अंडरलाइन दिखा दी, उसे भी ग्रुप में ऐड कर दिया, उस पे भी इमेज सेट कर दी और उसे भी मेन्यू में ऐड कर दिया। अब हमारे मेन्यू में तीन आइटम हो गए हैं, एक नॉर्मल आइटम है और दो रेडियो बटन है। लेकिन रेडियो बटन मेन्यू आइटम पे मैंने ऐड एक्शन लिस्नर भी किया। इन सोर्स को लिसनर का रेफरेंस नहीं दिया, तो जब इन आइटम पे क्लिक होगा तो ये लिसनर का मेथड नहीं चला पाएंगे। इन दोनों के क्लिक पे कोई इवेंट ट्रैप नहीं होगा, वो सिर्फ पहले के पे ही होगा, क्योंकि लिसनर का रेफरेंस उसी के पास है। तो मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप सब पे करना, अगर आपने सब पे क्लिक पे अलग अलग टास्क को परफॉर्म करना है तो, ठीक। फिलहाल मैंने पहले पे करके दिखा दिया, तो कुल मिला के तीन हो गए। अब उसके बाद
फिर से लाइन चलाई ऐड सेपरेटर, फिर से एक लाइन आ गई, आगे बढ़ जाते हैं। आपकी बात चेक बॉक्स मेन्यू आइटम, ये उसका एक कैप्शन दे दिया बेटे, उस पे भी सेट निमोनिक चला दिया, सी के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, उसका भी एक आइकन इमेज सेट कर दी, उसे भी मेन्यू में ऐड कर दिया। इसमें बटन ग्रुप बनाने की कोई जरूरत ही नहीं होती हमें। तो 4 हो गए, एक नॉर्मल, 2 रेडियो बटन और एक चेक बॉक्स। फिर अगला चेक बॉक्स बनाया अनदर वन, उसमें एच के नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, उस पे भी एक आइकन इमेज सेट कर दी, उसे भी ऐड कर दिया। टोटल हो गए 5 आइटम, लेकिन मैंने रजिस्ट्रेशन से पहले वाले से कराया, बाकी 4 के क्लिक पे कुछ नहीं होने वाला भाई। चलो ठीक है, फिर से ऑपरेटर एक लाइन खींच दी और फिर से मैंने एक मेन्यू बनाया, ठीक है, उसका कैप्शन दिया सब मेन्यू, उसमें भी एस के नीचे अंडरलाइन कीबोर्ड शॉर्टकट। फिर एक और नया आइटम बनाया, नॉर्मल आइटम, एन आइटम इन सब मेन्यू। इस सब मेन्यू पे भी क्या चलाया, सेट एक्सेलरेटर, और इसके अंदर कीस्ट्रोक क्लास का एक गेट कीस्ट्रोक मेथड चला दिया। ये कीस्ट्रोक क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो इस मेथड में एज आर्गुमेंट चला जाएगा। कॉम्बो क्या बना दिया, की इवेंट से तो ले लिया टू और एक्शन इवेंट से ले लिया ऑल, तो कॉम्बो बन गया ऑल्ट प्लस टू, जो कि इस मेन्यू आइटम के सामने लिखा हुआ आएगा। और फिर इस मेन्यू आइटम को सब मेन्यू में मैंने इस मेन्यू आइटम को मैंने सब मेन्यू में जोड़ दिया। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में। अब एक और अनदर मेन्यू आइटम बनाया, उसे भी सब मेन्यू में मैंने ऐड कर दिया। एक और मेन्यू आइटम बनाया, उसे भी सब मेन्यू में ऐड कर दिया, ठीक है साहब। और सब मेन्यू को मेन मेन्यू में ऐड कर दिया, तो सब मेन्यू में 2 आइटम हो गए बेटे जी, मगर मेन मेन्यू में 6 हो गए। एक नॉर्मल मेन्यू आइटम, 2 रेडियो बटन, 2 चेक बॉक्स, 5 हो गए, और एक सब मेन्यू 6 हो गए। सब मेन्यू के अंदर फर्दर 2 हो गए। और अब एक और मैंने मेन्यू आइटम एग्जिट, इसके ऊपर ऐड एक्शन लिस्टनर कर दिया, मतलब इसके क्लिक पे टास्क परफॉर्म की जा सकती है। और इसका भी कीबोर्ड शॉर्टकट बनाया, सेट एक्सेलरेटर, कीस्ट्रोक क्लास का गेट कीस्ट्रोक, इस बार कॉम्बो है 3 एंड शिफ्ट, तो शिफ्ट प्लस 3, तो हमारे एक्शन इवेंट में 3 होते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट, और ये एग्जिट के साथ मैंने अटैच कर दिया। इसमें भी एक आइकन इमेज लगा दी बेटे जी, और सेट निमोनिक, इसमें भी एक कीबोर्ड शॉर्टकट एस के नीचे अंडरलाइन, और ये अपने नॉर्मल मेन्यू में ऐड कर दिया। तो कुल मिला के 7 मेन्यू आइटम हो गए, जिसमें से केवल 2 पे इवेंट रैप होगा, पहला वाला और आखिरी वाला, पहला वाला और आखिरी। ठीक है ना, जी ठीक है। अनदर मेन्यू एक और आया, पहला मेन्यू इसमें 7 आइटम, अब ये दूसरा मेन्यू बना अनदर मेन्यू, इसका भी कीबोर्ड शॉर्टकट, इसे भी मेन्यू बार में ऐड कर दिया। अब मेन्यू बार में 2 मेन्यू हो गए, पहले मेन्यू में 7 आइटम, बस दूसरे में मैंने कोई आइटम ऐड नहीं किया। अब मेरी मेन्यू बार को मैंने जे फ्रेम पे सेट किया, जे फ्रेम का मेथड है सेट जे मेन्यू बार, then set size and then set visible true। ठीक है साहब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। सो अब ये रहा एक्शन परफॉर्म, ये तो ओवरराइट करना ही था। अब यहाँ नई चीज सिखाता हूँ, मैंने आपसे कहा था अगर आपको ये पता लगाना है कौन से कंपोनेंट पे इवेंट हुआ है, तो एक्शन इवेंट क्लास का मेथड है गेट सोर्स, वो हमें उस कंपोनेंट का रेफरेंस देगा, ये तो एक तरीका है। एक्शन इवेंट क्लास का एक और मेथड है गेट एक्शन कमांड, ये क्या करेगा, जिस भी कंपोनेंट पे इवेंट अकर हुआ है उसका हमें कैप्शन दे देगा। तो आप कैप्शन से भी पता लगा सकते हो कि कौन से कंपोनेंट पे इवेंट हुआ। जैसे आपने ओके बटन पे क्लिक किया
तो गेट एक्शन कमांड हमें ओके देगा। हम इस पे इक्वल चला के चेक कर लेंगे इसमें ओके है या नहीं है, तो भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने रेफरेंस आईडी से तो आपको पहले से ही इवेंट ट्रैप करना सिखा दिया है, प्लस अब मैं आपको इवेंट ट्रैप करना सिखाने जा रहा हूं वाया नेम ऑफ द कंपोनेंट। तो मेन्यू के नाम से अब हम पता लगाएंगे कि उस मेन्यू पे इवेंट वन हुआ। रेफरेंस आईडी से तो कर ही सकते हैं। तो ये देखो, जैसे आप किसी भी मेन्यू आइटम पे क्लिक मारोगे जिसके साथ आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, एक्शन परफॉर्म चल जाएगा। और एक्शन इवेंट का मेथड है गेट एक्शन कमांड, और ये दे देगा हमें उसका कैप्शन स्ट्रिंग के फॉर्म में। उस स्ट्रिंग पे चलाया इक्वल्स और कहा क्या उसके अंदर एग्जिट है, एग्जिट अगर है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर उसका कैप्शन है आ टेक्स्ट ओनली मेन्यू आइटम, अगर वो इसके बराबर है तो फिर हम टेक्स्ट फील्ड में हेलो दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम चल जाएगा अच्छे से। चलो जरा इसे मेन्यू को चला के बन के आ गया फर्स्ट क्लास। एफ के नीचे अंडरलाइन है, एन के नीचे अंडरलाइन है, ये क्लिक करा, ये पहला आ गया कंट्रोल प्लस वन इसके सामने, सबके सामने इमेज भी आ रही है, बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड भी है। और ये रहा सब मेन्यू, इसके सामने ऑल प्लस टू, इसके सामने शिफ्ट। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट फील्ड में हेलो आ जाएगा, आ गया। इस पे क्लिक करूंगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ये तो मैंने मेन्यू को ऑपरेट किया वाया माउस। अब कीबोर्ड से ऑपरेट करते हैं, दोबारा लिख देते हैं, ठीक है, दोबारा लिख देते हैं इसके अंदर नाउ। अब हमने माउस को छोड़ दिया चाइना में, माउस को हाथ नहीं लगा रहे हैं, हम कहेंगे ऑल्ट एफ। आप देखना माउस साइड में है, ऑल्ट एफ खुल गया, माउस नहीं छुआ मैंने। अब एरो डाउन एरो से जा सकता हूँ, यहाँ पे गया, यहाँ टी के नीचे अंडरलाइन है, मैं टी प्रेस करूंगा, आ गया इवेंट। फिर मैंने कहा ऑल्ट एफ, फिर खुल गया, नीचे जाऊंगा, यहाँ एक्स के नीचे अंडरलाइन है, एक्स करूँ, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, हो गया। ठीक है, फिर से जरा चलाते हैं इसे बिना मेन्यू को ओपन किए। फिर से हमने खोला, और आप जानते हैं पहला मेन्यू था कंट्रोल प्लस वन, तो मैं कंट्रोल के साथ वन दबाऊंगा तो हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। माउस साइड में गया, कंट्रोल वन, हेलो आ गया, और मेन्यू खुला भी नहीं। और शिफ्ट के साथ 3 दबाऊंगा तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैंने लिया शिफ्ट और ये 3। ठीक, तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्लास मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू कह सकते हैं, आप इसे फ्लोटिंग मेन्यू भी कह सकते हैं। जो अभी तक हमने मेन्यू बनाए हैं वो हैं फिक्स्ड मेन्यू, वो हैं फिक्स्ड मेन्यू। अब हम पॉपअप मेन्यू बनाएंगे। लाइक कहीं पर भी अगर मैं राइट माउस बटन क्लिक कर दूं, देखो एक मेन्यू आ जाता है। मैं भी अपने फ्रेम पर कहीं पर भी क्लिक कर दूं तो ऐसे एक मेन्यू आ जाए। फिर इसके क्लिक पे कुछ काम करना है तो वही है ही हमारे पास एक्शन मेन्यू, तो इसे हम टेक्निकली पॉपअप मेन्यू भी कहते हैं। तो चलिए ये पॉपअप मेन्यू कैसे बनाते हैं अब आपको सिखाऊं। और मैं अपने फ्रेम के ऊपर कहीं पर भी माउस क्लिक करूंगा, राइट माउस, तो ये खुल जाएगा। तो माउस इवेंट ट्रैप करूंगा तो फिर वही माउस एडेप्टर यूज कर लूंगा अपनी, और क्लिक मेथड में जाके चेक कर लूंगा फ्रेम पे अगर क्लिक हुआ है तो ये मेन्यू शो कर दूंगा मैं अच्छे से। ठीक, क्लास माय मेन्यू एक्सटेंड्स माउस एडेप्टर क्लास ले ली साहब हमने। ठीक, जानबूझ के, नहीं तो इसके पांचों मेथड को ओवरराइड करना पड़ जाता, फिलहाल एक ही को करेंगे। जे फ्रेम बना लिया।
अब फ्लोटिंग मेन्यू को शो करने के लिए या पॉपअप मेन्यू को शो करने के लिए हमें क्लास दी गई है जे पॉपअप और ये उसका हमने एक नाम दिया। फिर वही मेन्यू आइटम 4 नॉर्मल बना लिए, ठीक। तो वेरिएबल तो डिफाइन कर दिए, अब इन्हें ऐड करते हैं, कंस्ट्रक्टर में आ गए। चारों मेन्यू आइटम को पॉपअप मेन्यू में ऐड कर दिया। फ्रेम के ऊपर कर दिया ऐड माउस लिस्नर, रजिस्ट्रेशन करा दिया, क्योंकि फ्रेम के ऊपर माउस क्लिक करने पे ही हमने कोई टास्क परफॉर्म करनी है। देन सेट साइज, देन सेट फिजिकल, ठीक है। अब जैसे ही फ्रेम के ऊपर आप माउस क्लिक करोगे उसका क्लिक्ड मेथड चल जाएगा, बट हमें पता लगाना है कि ये जो क्लिक्ड मेथड चला है लेफ्ट बटन के प्रेस करने से चला है, सेंटर के प्रेस करने से चला है, या राइट माउस बटन के प्रेस करने से चला है। इसके लिए माउस इवेंट क्लास का मेथड है गेट बटन। ये हमें एक इंटीजर दे देगा। इस इंटीजर को कंपेयर करेंगे माउस इवेंट क्लास के अंदर 3 स्टैटिक कांस्टेंट हैं इंटीजर टाइप के, बटन 1, बटन 2, बटन 3। बटन 1 लेफ्ट के लिए, बटन 2 सेंटर के लिए और बटन 3 राइट, ठीक है। तो मैंने इसे कंपेयर कर लिया। ये अगर ये 3 के बराबर है इसका मतलब क्लिक मेथड किससे चला है, राइट माउस से चला है, ठीक। और हमने पॉपअप मेन्यू का मेथड चला दिया शो। तो जैसे ही राइट माउस बटन आप कहीं पर भी क्लिक करोगे ये शो चल जाएगा। अब ये पॉपअप मेन्यू हमसे पूछेगा कौन से कंपोनेंट के ऊपर मैं दिखूं, ठीक है। सॉरी, तो हम चाहेंगे जिस कंपोनेंट पे आप क्लिक करेंगे माउस उसी पे आए, और उस कंपोनेंट का रेफरेंस चाहिए। तो माउस इवेंट क्लास का मेथड है गेट कंपोनेंट। तो अगर आप फ्रेम पे क्लिक करोगे तो ये फ्रेम का रेफरेंस रिटर्न कर देगा जो यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट पास हो जाएगा। बटन पे क्लिक करोगे तो बटन का। अब ये तो बता दिया कौन से कंपोनेंट पे, हमने कहा जिस पे क्लिक हो भैया उसी पे आ जाइए, उसका रेफरेंस हमने इससे गेट कर लिया। अब उस कंपोनेंट पे कहा एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो हमने कहा जहां माउस की प्रेस हुई है वो कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए माउस इवेंट क्लास का मेथड है गेट एक्स, गेट एक्स, गेट वाई, ठीक। तो जहां जहां मैं राइट माउस बटन क्लिक करता जाऊंगा एग्जैक्टली वहीं पर मेन्यू आता चला जाएगा। ये रहा मेथड, चला लेते हैं आराम से। फ्रेम बन के आ गया। अब मैं कहीं पर भी यहाँ पे राइट माउस बटन अलग क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। बाकी इनके क्लिक पे कोई टास्क परफॉर्म करनी है तो आप जानते हैं आप अच्छे से कर ही सकते हैं, फिर तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पॉपअप मेन्यू को भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सो मेन्यू बनाना आ गया अब आपको अच्छे से। चलो अब आगे के कुछ और कंपोनेंट आपको हम अच्छे से पढ़ाते हैं। चलते हैं स्विंग के अंदर वापस। चलो अब आपको कंपोनेंट सिखाते हैं हम फाइल चूजर। अक्सर आप लोगों को ये गलतफहमी होती है
कि ये जो ओपन डायलॉग बॉक्स है ये फाइल ओपन करने के काम आता है, और ये जो सेव डायलॉग बॉक्स है ये फाइल को सेव करने के काम आता है। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं। ओपन डायलॉग बॉक्स ना तो कभी किसी फाइल को ओपन करता है, और सेव डायलॉग बॉक्स ना कभी किसी फाइल को सेव करता है। इन दोनों डायलॉग बॉक्स का सिर्फ काम होता है आपसे आपकी पसंद की फाइल का नाम लेना और डायरेक्टरी का नाम लेना। दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपसे आपकी पसंद की फाइल का नाम लेना और डायरेक्टरी का नाम, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। आगे हमारी बात समझ में। जबकि हमें ऐसा लगता है कि these two dialog boxes are responsible to open a file or to save a file। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है जनाब, अब ऐसा क्यों नहीं होता ये समझाते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आपने मान लिया ओपन डायलॉग बॉक्स, ओपन वाले मेन्यू आइटम पे क्लिक मारा तो इससे एक्शन परफॉर्म चला, तो हमारे पास है फाइल चूजर नाम का एक डायलॉग बॉक्स, वो ओपन डायलॉग बॉक्स खोल देता है। फिर आप उसमें से फाइल का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, डायरेक्टरी, फिर आप उसे ओके से बंद कर देते हैं। जब आप उस डायलॉग बॉक्स को बंद कर देते हैं तो ठीक उसी के नीचे जो उसको ओपन करने वाली कमांड थी, ठीक उसी के नीचे हमने इसी क्लास का फाइल चूजर नामक क्लास का मेथड चला होता है गेट सेलेक्टेड डायरेक्टरी, गेट सेलेक्टेड फाइल, दोनों मिल गए। फिर वहां हम आईओ इनपुट आउटपुट का कोड लिखते हैं। अगर वो ओपन डायलॉग बॉक्स है तो वो फाइल ओपन कर लेते हैं, सेव डायलॉग बॉक्स है तो आईओ के थ्रू उसमें जाके डेटा राइट कर देते हैं। यूजर को ऐसा लगा जैसे ये काम इस डायलॉग बॉक्स ने किया, क्योंकि सारा उस मेन्यू आइटम के क्लिक पे चल गया सारा कोड, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। These two dialog boxes are only responsible to open a file, to get the directory name and a file name of a user's choice. That's it, और कुछ नहीं करते। तो मैं ये ओपन भी करके दिखाता हूँ आपसे, जो भी यूजर ने डायरेक्टरी और फाइल सेलेक्ट करी होगी गेट करके दिखाऊंगा। फिर आईओ में हम बकायदा उस नाम से फाइल ओपन भी करेंगे और सेव भी करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। हमने अपनी क्लास बनाई फाइल चूजर, एक्सटेंड करा लिया जेफ्रेम से, इंप्लीमेंट्स करा लिया एक्शन लिस्टनर्स। ठीक, हम बटन के क्लिक पे खोलने वाले हैं। ये जे फाइल चूजर नामक हमने अपने कंपोनेंट का वेरिएबल डिफाइन कर लिया। ये रहा हमारा कंस्ट्रक्टर, टाइटल सेट कर दिया आने वाले फ्रेम का। अब जे फाइल चूजर का एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से जे फाइल चूजर का ऑब्जेक्ट बनाओगे और ओपन या सेव डायलॉग बॉक्स को खोलोगे तो बाय डिफॉल्ट वो माय कंप्यूटर का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर शो करेगा। आप चाहते हैं जैसे ही ओपन डायलॉग बॉक्स खुले या सेव डायलॉग बॉक्स खुले तो वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर शो करे मेरी पसंद की डायरेक्टरी का, तो आप उसका पाथ दे दीजिए। मैंने कहा ई ड्राइव में इस मनीष 123 फोल्डर का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा दे। और विंडोज के अंदर जब आप डायरेक्टरी सेपरेटर देते हैं तो आपको डबल बैकस्लैश यूज करना होगा, सिंगल बैकस्लैश से काम नहीं चलता, या फिर सिंगल फ्रंट स्लैश यूज करना होगा। ठीक है, ऐसा इसलिए अगर मैं यहाँ सिंगल बैकस्लैश लगा देता हूं तो सिंगल बैकस्लैश सिर्फ विंडोज का नोटेशन है एज ए डायरेक्टरी सेपरेटर। अब यार जावा तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यही डॉट क्लास फाइल में लाइनक्स पे ले जाऊंगा, जब वहां वो सिंगल बैकस्लैश देखेगा तो एरर फेंक देगा, क्योंकि उसका नोटेशन अलग है डायरेक्टरी सेपरेटर का, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो जावा क्या करता है, वो सिंबल जो ओएस टू ओएस वेरी करते हैं उन्हें हटा के उसको उनके काम को करने वाला अपना पर्सनल सिंबल बना देता है और कहता है इसे यूज करो। इससे मुझे सारे ओएस में ध्यान रहेगा कि इसका काम क्या है। इन्हें कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। These are known as escape sequences. इन्हें हम escape sequences बोलते हैं। ठीक है जनाब, तो इसलिए या तो डबल बैकस्लैश यूज करना बेटे जी फोल्डर सेपरेटर के लिए, या यूज करना सिंगल बैकस्लैश। चलो जी, जे फाइल चूजर का ऑब्जेक्ट बना दिया है, एक बटन बना लिया, बटन पे ऐड एक्शन लिस्टनर कर लिया, कंटेंट पे निकाल के उस पे ऐड चला के बटन उस पे ऐड कर दिया, लेआउट को फ्लो दे दिया, सेट साइज, सेट विजिबल टू। अब जैसे ही बटन पे क्लिक मारोगे एक्शन परफॉर्म चल जाएगा। और अब हमने जे फाइल चूजर का मेथड चलाया शो ओपन डायलॉग, ऐसे ही है शो सेव डायलॉग। इसमें ना एक कंपोनेंट क्लास का वेरिएबल जाता है,
यानी कि किसी भी कंपोनेंट का रेफरेंस पास करो, इसे हम बोलते हैं पेरेंट कंपोनेंट। इससे ही हमसे पूछता है कि ये ओपन डायलॉग बॉक्स या सेव डायलॉग बॉक्स कौन से कंपोनेंट के ऊपर शो करना है। तो हमने दे दिया नल। नल का मतलब है बाय डिफॉल्ट अब ये फ्रेम के ऊपर आएगा। ठीक, अब ये आपने ओपन डायलॉग बॉक्स खोल लिया बेटे, फाइल सेलेक्ट कर ली, डायरेक्टरी सेलेक्ट कर ली। अब इसे भी बंद करने के दो तरीके हैं, या तो आप ओके से बंद करेंगे या कैंसिल से। ओके से बंद करोगे तो हमें काम करना है, कैंसिल से बंद करोगे तो हमें काम नहीं करना है। तो ये मेथड रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, और उस इंटीजर से मैं पता लगाऊंगा कि ये ओके से बंद हुआ या कैंसिल से। अब इस इंटीजर को हम कंपेयर करते हैं जे फाइल चूजर के अंदर डिफाइन एक स्टैटिक कांस्टेंट से अप्रूव ऑप्शन। ये भी इंटीजर टाइप का है। अगर वो अप्रूव की इंटीजर वैल्यू के बराबर है ये इंटीजर, इसका मतलब ओके पे क्लिक हुआ है, तो हो गया भाई। जे फाइल चूजर का मेथड है गेट सेलेक्टेड फाइल। जो आपने फाइल सेलेक्ट की थी हमें उसका नाम देगा, मगर वो देता है एक फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ये हमें मिलती है आईओ पैकेज में, हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया। फिर हमने फाइल क्लास का मेथड चलाया गेट पाथ, जो हमें पूरी फाइल का पाथ देगा। फिर जे फाइल चूजर का मेथड है गेट नेम, जो आपसे फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट लेगा, उसके अंदर से एक्चुअल फाइल का नाम निकाल के आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में दे देगा। हमने प्रिंट करा दिया। सिमिलरली जे फाइल चूजर का मेथड है गेट करेंट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का नाम देगा फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। फिर हमने फाइल चूजर को फिर से चलाया गेट नेम, और ये पास कर दिया इसके अंदर। इसने डायरेक्टरी का नाम निकाला और रिटर्न किया, जिसे प्रिंटर ने प्रिंट कर। और अगर आप कैंसिल से बंद करते हो तो आएगा कैंसिल ऑप्शन में और कैंसिल लिखा हुआ। ओके से बंद करोगे तो ये काम होगा, कैंसिल से बंद करोगे तो ये काम होगा। गॉट इट? चलिए जरा चला के देखते हैं इसे। ये देखिए छोटा सा फ्रेम और एक बटन, और बटन पे क्लिक करें। चाहे आप मेन्यू पे क्लिक पे इसको खोल लो, चाहे फाइल बटन के क्लिक पे। आगे जब मैं आपको एडिटर बनाना सिखाऊंगा तो मेन्यू पे क्लिक पे खोलेंगे। चलता तो दोनों पे ही एक्शन परफॉर्म है। खुल गया डायलॉग बॉक्स फर्स्ट क्लास। मनीष 123 फोल्डर का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अब मैं किसी भी फोल्डर में जा सकता हूँ। जैसे मैं एप्लेट फोल्डर में गया, वहां जाके मैंने एक ये ऐप जावा फाइल, ठीक। अब मैं ओपन से बंद करूंगा तो दोनों प्रिंट हो जाएगा, कैंसिल से बंद करूंगा तो कैंसिल से आ जाएगा। ए ओपन, ये देखो पूरा फाइल पाथ आ रहा है, फिर केवल जावा फाइल का नाम आ रहा है, और ये केवल डायरेक्टरी का। गॉट इट? अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, फिर से डायलॉग बॉक्स खुल गया। जब मैं इसे कैंसिल से बंद करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ कैंसिल लिखा हुआ आ जाएगा। ये कर दिया मैंने कैंसिल से। ठीक साहब, तो इस तरीके से आप ओपन डायलॉग बॉक्स भी खोल सकते हैं, सेव डायलॉग बॉक्स भी खोल सकते हैं, और पता भी लगा सकते हैं यूजर ने कौन से आइटम पे क्लिक किया है, ओपन पे, सेव से, और कौन कौन सी फाइल सेलेक्ट है। चलो जरा फिलहाल इसे बंद कर देते हैं। अगला कंपोनेंट, सुनो, मैं आपको AWT स्विंग के थ्रू क्या बनाना सिखाने जा रहा हूँ बेटा जी। मैं आपको सिखा रहा हूँ GUI बनाना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ये GUI भी दो तरीके से बनता है। ये GUI दो तरीके से आप
बना सकते हैं। पहला होता है बेटा जी SDI। अच्छा, SDI। दूसरा होता है MDI। SDI का मतलब है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और MDI का मतलब है मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ठीक, अगर आप GUI बेस्ड बनाते हैं, अपनी GUI एप्लीकेशन बनाते हैं SDI बेस्ड, तो इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन में एक बार में एक ही विंडो दिखाई जा सकती है। जबकि MDI के अंदर होता है, अगर आपकी एप्लीकेशन MDI बेस्ड है तो आप उसमें बहुत सारी विंडो एक साथ खोल। ठीक, जबकि SDI में एक बार में सिर्फ एक ही विंडो ओपन होती है मीटिंग। ठीक, SDI सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, इसका बेस्ट एग्जांपल है नोटपैड। आप नोटपैड खोल के देखिए बेटा, एक बार में आपको एक ही फाइल खोल सकते हैं। जबकि आप MS वर्ड खोलो, उसके अंदर आप बहुत सारी अपनी फाइलें एक साथ ओपन कर सकते हैं। वो MDI है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ठीक, अब जावा में अगर अब जब हम MDI बनाते हैं ना बेटे, तो उसके अंदर एक होती है पेरेंट विंडो और एक होती है चाइल्ड विंडो। तो जावा में पेरेंट विंडो बनानी है तो JFrame है, और उसके अंदर अगर आपने चाइल्ड विंडो बनानी है बहुत सारी, तो उसके लिए हमें दिया गया है J इंटरनल फ्रेम, एक और कंटेनर। ये बिल्कुल फ्रेम की तरह ही काम करता है। आप इसका ऑब्जेक्ट बनाइए, टाइटल सेट कीजिए, इस पे कंपोनेंट वगैरह ऐड कीजिए, सारे काम कीजिए। बट जब आपको इसे शो करेंगे तो नो डाउट सेट विजिबल ट्रू भी करेंगे, और साथ साथ इसे आपको फ्रेम के ऊपर ऐड भी करना पड़ेगा और सेट विजिबल ट्रू भी करना पड़ता है। तो J इंटरनल फ्रेम इज यूज्ड टू क्रिएट अ चाइल्ड विंडो इन अ मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, एंड J फ्रेम इज यूज्ड टू क्रिएट अ पेरेंट विंडो। SDI है तो J फ्रेम से काम कर ही सकते हैं, क्योंकि उसमें पेरेंट ही चाहिए होती है, उसमें हमें चाइल्ड की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, अब बट दिक्कत क्या है, अगर मैं फ्रेम के ऊपर J इंटरनल फ्रेम को शो करता हूं, तो J इंटरनल फ्रेम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है। इसके बैकग्राउंड में पेरेंट जो इसके J फ्रेम की विंडो है वो भी दिख रही होगी, उसके कंपोनेंट भी शो हो रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, J फ्रेम और J इंटरनल फ्रेम के बीच में एक हिडन कंटेनर ले आते हैं, उसकी लेयर ले आते हैं, जिससे कि हमें J फ्रेम के ऊपर की चीजें नजर नहीं आती। ठीक, और उसके लिए हिडन कंटेनर यूज करेंगे J डेस्कटॉप पेन। तो मैं J इंटरनल फ्रेम को ऐड कर दूंगा J डेस्कटॉप पेन पे, J डेस्कटॉप पेन को ऐड कर दूंगा फ्रेम पे। तो जैसे ही फ्रेम दिखेगा उसके अंदर से हम इंटरनल फ्रेम शो करेंगे, तो फ्रेम के ऊपर की चीजें नजर नहीं आएंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ जाएगा डेस्कटॉप पेन। जैसे कुछ ऐसा ना, अब तो खैर ऐसा नहीं होता, पुराने जमाने में हम फोटो स्टूडियो में जाते थे, फोटो खिंचवाते थे, अक्सर पासपोर्ट साइज की फोटो। तो उसकी जो फोटोशूट दीवार थी बड़ी गंदी होती थी, तो वो बीच में एक पर्दा टांग देता था और एक स्टूल पे हमें बैठा दिया करता था। ठीक सा, और जब बैकग्राउंड में आता था तो वो पर्दा आ जाता था। जैसे आज भी शायद पासपोर्ट साइज की फोटो खिंचवानी है तो पीछे शायद ब्लैक कलर का पर्दा या व्हाइट कलर का पर्दा होना चाहिए, अगर वो अपने पासपोर्ट के लिए बनवानी है। उसके अलावा कुछ भी होगा तो वो फोटो रिजेक्ट कर दी जाती है। अगर आप में से किसी ने पासपोर्ट बनवाया होगा तो ध्यान देखना, पासपोर्ट साइज की जो भी विंडो, जो भी फोटो खिंचती है स्पेशली पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो आपको उसके बैकग्राउंड में व्हाइट या ब्लैक कलर का कुछ आउटपुट दी जानी चाहिए, अदरवाइज कुछ और होगा तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। व्हाइट या ब्लैक, इन दोनों में से एक होता है। ठीक, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लेयरिंग का काम करेंगे। तो हम J इंटरनल फ्रेम बनाएंगे, उसे डेस्कटॉप पेन पे ऐड करेंगे, साथ साथ सेट विजिबल ट्रू भी करेंगे, और J डेस्कटॉप पेन को ऐड करेंगे अपने J फ्रेम के ऊपर। इस तरीके से अब हम बनाने जा रहे हैं GUI, मगर कैसा, MDI, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस वाला। लेट्स सी।
हमने अपनी क्लास बनाई जे इंटरनल फ्रेम्स और उसे एक्सटेंड करा दिया जे फ्रेम। नेम में आ गए, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर से हमारा कंस्ट्रक्टर चल पड़ा। ये सुपर से टाइटल सेट कर दिया, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, लुक एंड फील सेट कर दी, ऐड विंडो लिस्टनर कर दिया, ठीक है। कंटेंट पेन निकाला, उसकी बैकग्राउंड व्हाइट दे दी, ऑब्जेक्ट बनाया जे डेस्कटॉप पेन का और फिर इसकी बैकग्राउंड कलर दे दी ग्रीन और फिर इसे कंटेंट पेन पे यानी कि फ्रेम पे ऐड करो। कंटेंट पेन पे बात तो एक ही होती है, डेस्कटॉप पेन ऐड कर दिया सेंटर में, तो पूरे फ्रेम के ऊपर डेस्कटॉप पेन आ गया। फ्रेम का सेट साइज भी दे दिया। अब एक कलर क्लास बना दिया, अंदर से रेड पिंक येलो ब्लू कलर ये सब ले लिया, ठीक है। अब एक लूप लगाया 0 से लेके 5 तक का, यानी कि 5 बार लूप चलेगा और ये बनाया पहला जे इंटरनल फ्रेम का ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा सा इसके ऑब्जेक्ट के बारे में भी बातें करते हैं। जे इंटरनल फ्रेम का हमारे पास पहला कंस्ट्रक्टर होता है डिफॉल्ट। अगर आपने जे इंटरनल फ्रेम क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट बनाया है तो फिर क्या होगा, सिर्फ इस तरीके से एक रेक्टेंगल सा बन के आ जाएगा। नो टाइटल बार, नो मिनिमाइज बटन, नो मैक्सिमाइज और नो रिसाइज। आप इसे रिसाइज नहीं कर सकते। फिर आता है हमारे पास जे इंटरनल फ्रेम का दूसरा कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप एक स्ट्रिंग दे सकते हैं। और जैसे ही आप ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो आपके जे इंटरनल फ्रेम तो बनेगा ही बनेगा, उसके पास ऐसे एक टाइटल बार आ जाएगी और टाइटल में लिखा हुआ आ जाएगा जो भी आपने पास किया था, लाइक। अब आता है जे इंटरनल फ्रेम का तीसरा कंस्ट्रक्टर, जिसमें एक स्ट्रिंग जाती है, साथ साथ बुलियन टाइप का आर्गुमेंट जाता है, ये वाला साथ साथ बुलियन टाइप का आर्गुमेंट जाता है, ये वाला। गॉट इट? इससे क्या होगा, इससे आपका फ्रेम रीसाइजेबल हो जाएगा। ऐसे जो होता है ना, वो एक एरो बना दो तो फ्रेम के साइज को आप बड़ा या छोटा कर सकते हो, तो आप इसे रीसाइज कर पाएंगे। फिर आता है इसका तीसरा कंस्ट्रक्टर, उसमें एक और ट्रू आ जाएगा, बुलियन टाइप का आर्गुमेंट। इससे इसका क्लोजिंग बटन आएगा, अगले वाले से मैक्सिमाइज, उससे अगले वाले से मिनिमाइज, ट्रू ट्रू पास करते चलते। तो मैंने सबसे आखिरी वाला यूज किया जिससे कि फुल फ्लैश विंडो आ जाए। और इसमें यह भी फायदा है, अगर मैं मिनिमाइज और मैक्सिमम वालों को फॉल्स कर दूंगा तो केवल क्लोजिंग वाला आएगा, बाकी नहीं आएंगे। बाकी नहीं आएंगे। आप जैसे देखो कैलकुलेटर की विंडो खोलो, उसमें भाई साहब मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का कोई बटन नहीं होता, सिर्फ क्लोजिंग बटन होता है, उसने हिडन कर रखा है। आप भी यहाँ पर उसे आसानी से हिडन कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से, ये काम किया जा सकता है। तो मैंने ये आखिरी वाला ही कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज किया हुआ, चेक करें। टाइटल आ गया, ये रिसाइजेबल के लिए, ये क्लोजिंग के लिए, मैक्सिमाइज फॉल्स कर दिया, मिनिमाइज फॉल्स कर दिया, ये दोनों नहीं आएंगे। पहला इंटरनल फ्रेम तैयार हो गया, इसका मेथड सेट लोकेन है। ये फ्रेम से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहाँ नजर आएगा, फिर इसकी खुद की विड्थ एंड हाइट, फिर इसका बैकग्राउंड कलर जो मैंने वहां से उठा लिया और इसे सेट विजिबल टू भी कर दिया, डेस्कटॉप पेन पे ऐड भी कर दिया। और मूव टू फ्रंट का मतलब होता है जो अगला वाला आएगा लूप में वो उससे आगे आएगा,
तीसरा उससे आगे, चौथा उसके आगे आता चला जाएगा। फिर हमने अपने मेन फ्रेम को सेट वेरिएबल ट्रू कर दिया लूप के बाद। ठीक, चलो चलाते हैं जो इंटरनल फ्रेम को। मैक्सिमाइज कर लेते अपने फ्रेम को। आ गई ये 5। आजकल ऐसे आप जितनी भी एप्लीकेशन बनती है एमडीआई, यहाँ मेन्यू बना दिया, एडिंग रिकॉर्ड, मेन्यू आइटम पे क्लिक, मेन्यू पे क्लिक मारो, एडिंग रिकॉर्ड, एक विंडो खुलेगी, रिकॉर्ड ऐड करो, बंद कर दो। पेरेंट विंडो हमेशा खुली रहती है। क्या किसी में है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज बटन? नहीं है। ठीक, और ये कभी भी अपने फ्रेम की बाउंड्री के बाहर नहीं जाए, पेरेंट विंडो की। और इस पे भी बाय डिफॉल्ट होता है हाइड ऑन क्लोज, आप इस पे भी इवेंट ट्रैप कर सकते हैं। देखो हाइड हो गया, रीसाइज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मिनिमाइज मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि मैंने उसे डिसेबल कर दिया है। और ये एग्जिट ऑन क्लोज चला दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसका दूसरा मेथड चला दूं, मूव टू बैक, तो सारे पहले वाले के पीछे चले जाएंगे। अभी सारे पहले वाले के आगे थे, मूव टू फ्रंट किया हुआ था। सारे पीछे आगे, देखो एक के पीछे, एक के पीछे। ठीक, तो इस तरीके से आप पेरेंट विंडो तो जे फ्रेम से बना सकते हैं और चाइल्ड विंडो बना सकते हैं जे इंटरनल फ्रेम से। इस पे कंपोनेंट चिपकाइए, सारे काम कीजिए, इक्वल टू जे फ्रेम है। बस आप इसे इंडिपेंडेंट शो नहीं कर सकते। ठीक, अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। अब हम आपको बनाना सिखाते हैं। हमारे पास एक होता है कॉम्बो बॉक्स और एक होता है रेडियो बटन। ये देखो, ये जो पहले से ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कॉम्बो बॉक्स होता है और एक होता है लिस्ट बॉक्स। में रेडियो बटन कह रहा था, वेरी सॉरी। ये देखना, कुछ आइटम पहले से ड्रॉप डाउन है और फिर स्क्रॉल बार लगी हुई है, इसे हम कहते हैं लिस्ट बॉक्स। दिस इज नोन एज लिस्ट बॉक्स। और जब आप क्लिक मारते हो, लिस्ट ड्रॉप डाउन हो जाती है, बाहर क्लिक कर दो हट जाती है। ये देखो, और ये गैप है, इसे कहते हैं कॉम्बो। तो अब मैं आपको कॉम्बो बॉक्स भी बनाना सिखाता हूँ, लिस्ट बॉक्स भी बनाना सिखाता हूँ और उसके ऊपर आपको इवेंट को ट्रैप करना भी सिखाता हूँ अच्छे से। ठीक है जनाब, चलो जरा इस बारे में बातें करते हैं। पहले बनाते हैं कॉम्बो बॉक्स। और कॉम्बो बॉक्स बनाने के लिए हमें जे कॉम्बो बॉक्स नाम की एक क्लास दी गई है। देखिए कैसे बनाते हैं। ठीक, हमने अपनी क्लास बनाई जे कॉम्बो बॉक्स। ठीक है, एग्जाम्पल 2, एक्सटेंड करा लिया उसे जे फ्रेम से। ये इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा। फिर सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन में दे दिया एग्जिट ऑन क्लोज। क्यों? क्योंकि हमने इसे ऊपर इंपोर्ट कर रखा है। एग्जिट, अच्छा जे फ्रेम को ऐड कर लिया ना, इसके अंदर तो है ही ये कांस्टेंट, सीधा सीधा डायरेक्ट आ गया हमारे पास, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं स्टैटिक चीजें तो कहीं पे भी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। एग्जिट क्लॉक को या जे फ्रेम डॉट चला दो, एक ही बात है। अगर राइट नहीं करते, राइट कर दिया तो डायरेक्ट यूज कर लो, क्योंकि आप जानते हैं जे फ्रेम में विंडो कांस्टेंट नामक इंटरफेस को पहले से इंप्लीमेंट कर रखा है। वहां से एग्जिट ऑन क्लोज इसके अंदर आ गया। ये स्टैटिक डाटा मेंबर है और किसी क्लास के स्टैटिक डाटा मेंबर को क्लास में कहीं पर भी डायरेक्ट यूज किया जा सकता है। नाउ
अब हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया उन आइटम्स का जो मैं कॉम्बो बॉक्स में दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद जे कॉम्बो बॉक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और ये एरे इसमें पास कर दिया। यानी कि जे कॉम्बो बॉक्स क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे जाता है। स्ट्रिंग टाइप का एरे नहीं, ऑब्जेक्ट टाइप का एरे जाता है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप का एरे जाता है तो आप फिर किसी भी क्लास का एरे बना के उसमें पास कर सकते हैं। तो हमने उसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बना के पास कर दिया। तो जैसे ही ये कॉम्बो बॉक्स शो होगा बेटे, ये चारों के चारों सीजन हमारे इसमें नजर आ जाएंगे। सेट बाउंड कर दिया। अब मैं इसके किसी भी आइटम पे क्लिक करूंगा तो इवेंट ट्रैप करना चाहूंगा। ठीक है साहब, तो इसके किसी आइटम पे क्लिक करने पर आइटम इवेंट अकर होता है। उस आइटम इवेंट को सुनने के लिए है आइटम लिस्नर। तो रजिस्ट्रेशन मेथड बन गया ऐड आइटम लिस्नर। ये देखो, तो कॉम्बो बॉक्स के ऑब्जेक्ट में मेथड चलाया ऐड आइटम लिस्नर, और ये रही वो क्लास आउटर लिस्नर बनाई हुई मैंने अलग से, जो कि आइटम लिस्नर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती होगी। तो जैसी किसी आइटम को सेलेक्ट करूंगा, ये कॉम्बो हमारे रेफरेंस से हमारा मेथड चला देगा। निकाल लिया कंटेंट पेन, कंटेंट पेन पे ऐड कर दिया कॉम्बो बॉक्स, सेट लेआउट को नल कर दिया। ठीक, अब जब इस क्लास को चलाएंगे तो नहीं चलेगा। हमने अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट बोले तो फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने फ्रेम को इनहेरिट कर रखा है। फिर हमने इस पर चलाया सेट साइज, तो फ्रेम का साइज दे दिया, सेट विजिबल टू, और फ्रेम शो हो जाएगा। अब जैसे ही आप कॉम्बो बॉक्स के किसी भी आइटम को सेलेक्ट करते हैं, ये रहा हमारा आइटम लिस्टर, इसका मेथड चलेगा आइटम स्टेट चेंज। ठीक है, और आपको ये कई बार पढ़ा चुका हूं कि लिसनर का जो मेथड है उसमें जो आर्गुमेंट जाता है वो हमेशा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट क्लास का जाता है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इवेंट क्लास कौन सी है? आइटम इवेंट आ गया। ठीक, अब आइटम इवेंट का मेथड है गेट आइटम। तो जो भी आइटम आपने सिलेक्ट किया होगा वो आइटम आपको यहाँ मिलेगा। अब यहाँ थोड़ी सी कहानी अलग है। जब आप इसके किसी आइटम को सेलेक्ट करोगे तो एक्चुअली में ये मेथड दो बार चलेगा, जबकि आइटम आपने कोई एक सेलेक्ट किया था। तो पता है ये दो बार क्यों चलेगा? एक तो उस आइटम के लिए जो डी सेलेक्ट हुआ है, और एक उस आइटम के लिए जो सेलेक्ट हुआ है। तो मैं कोई एक आइटम पे क्लिक मारूंगा और आप देखना दो बार हाई लिखा हुआ आएगा। तो जो जब ये डी सेलेक्ट के लिए चलेगा तो जो भी आइटम डी सेलेक्ट हुआ होगा वो इसमें आ जाएगा। फिर मैंने आइटम इवेंट क्लास का एक मेथड चलाया गेट स्टेट चेंज, इससे एक इंटीजर वैल्यू मिली और उसे कंपेयर किया इसके स्टैटिक कांस्टेंट से सिलेक्टेड। इसका मतलब अगर आइटम सेलेक्ट करने पर ये मेथड चल रहा है तो इस इफ में आ जाएगा और वो आइटम प्रिंट हो जाएगा, और अगर वो आइटम के डी सेलेक्ट होने पर ये मेथड चल रहा है तो इस वाले इफ में आ जाएगा। तो भी आइटम का नाम आइटम तो ऊपर आ ही जाएगा, चाहे सेलेक्ट से आए चाहे सेलेक्ट करने वाला आए चाहे डी सेलेक्ट करने वाला है। कहने का मतलब एक आइटम को सेलेक्ट करने पर ये मेथड दो बार चलने वाला है। गॉट इट? चलो जरा देखिए। फिलहाल आप देख रहे हैं स्प्रिंग सेलेक्टेड है, मैंने विंटर पे क्लिक मारा, हाई दो बार आ रहा है, मतलब वो मेथड दो बार चला। एक किसके लिए? स्प्रिंग जब डी सेलेक्ट हुई और एक विंटर जब सेलेक्ट हुआ। ठीक है जी। अब मैं कोई और सेलेक्ट करूं, मैंने कहा समर, तो विंटर डी सेलेक्ट होगा, उसके लिए चला। फिर समर सेलेक्ट हुआ, उसके लिए। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जनाब। अब चलते हैं हम लिस्ट बॉक्स की तरफ।
जे लिस्ट बॉक्स, ये रहा। ठीक, चलो आप इसे यूज करते हैं। हमने अपनी क्लास बनाई जे लिस्ट सिंपल एग्जांपल, इसे भी जे फ्रेम से नाइट कर दिया। जब इस क्लास को चलाएंगे तो मेन चलेगा, मेन के अंदर से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। ठीक है, अब हमने एक तो जे लिस्ट का वेरिएबल डिफाइन कर दिया और एक टेक्स्ट का। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप जावा में किसी भी स्ट्रिंग के कंपोनेंट पे स्क्रॉल बार भी ऐड कर सकते हैं, चाहे आप वर्टिकल स्क्रॉल बार ऐड करें और चाहे आप हॉरिजॉन्टल करें, दोनों ऐड की जा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, कंस्ट्रक्टर में आ जाओ, टाइप कर लुक एंड फील सेट कर दी, ऐड विंडो लिस्टर कर दिया, कंटेंट पेन निकाल लिया, फिर से एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया उन स्ट्रिंग्स का जो आइटम मैं इसमें शो करना चाहता हूँ। 6 आइटम आ गए मेरे पास। फिर से मैंने ये जे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के ये एरे पास कर दिया, इसमें भी ऑब्जेक्ट टाइप का एरे ही जाता है। तो फिर आप किसी भी क्लास का एरे बना के इसके अंदर एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक, नाउ अब हमने क्या किया, अपने जे लिस्ट का एक मेथड चलाया, सेट विजिबल रो काउंट, सेट विजिबल रो काउंट, इसमें दे दिया 4। बेटे टोटल आइटम 6 हैं, बट इस मेथड के थ्रू केवल जब ये लिस्ट बॉक्स दिखेगा तो 4 आइटम एट ए टाइम डिस्प्ले होंगे। तो बाकी 2 को देखने के लिए मुझे अपने इस लिस्ट बॉक्स के ऊपर स्क्रॉल बार ऐड करनी पड़ेगी, तो एट ए टाइम केवल 4 नजर आएंगे। फिर मैंने एक फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको बोल्ड भी दे दिया, 18 साइज दे दिया, और देखो जे लिस्ट के ऊपर मेथड चला दिया सेट फॉन्ट, और ये फॉन्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये सारे आइटम इस फॉन्ट में नजर आएंगे, साथ साथ बोल्ड भी नजर आएंगे। अब इसके किसी आइटम को क्लिक करके इवेंट परफॉर्म करना चाहूंगा तो उसमें आता है सिलेक्शन इवेंट, लिस्ट सिलेक्शन इवेंट। जब आप इसके किसी भी आइटम को सिलेक्ट करते हो तो उसे सुनने के लिए हमारे पास है लिस्ट सिलेक्शन लिस्टर, उसे सुनने के लिए हमारे पास है लिस्ट सिलेक्शन लिस्टनर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन मेथड क्या बन गया, ऐड लिस्ट सिलेक्शन लिस्टनर। तो ये देखो जे लिस्ट का मेथड चलाया, ऐड लिस्ट सिलेक्शन लिस्टनर, और ये रही मेरी लिस्टनर क्लास। आउटर लिस्टनर बना रखा है जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मैं इसके ऊपर ऐड करना चाहूंगा स्क्रॉल बार। जावा में स्ट्रिंग के अंदर किसी भी कंपोनेंट पर अगर आप स्क्रॉल बार ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दिया गया जे स्क्रॉल पेन नाम का एक कंपोनेंट, और आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहला स्टेप, जिस भी कंपोनेंट पे स्क्रॉल बार चाहिए उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए, फिर जे स्क्रॉल पेन के कंस्ट्रक्टर में वो कंपोनेंट पास कर दीजिए, और अब आप जे स्क्रॉल पेन को फ्रेम पे ऐड करेंगे, कंपोनेंट ऐड नहीं करेंगे। आपका कंपोनेंट जे स्क्रॉल पेन के थ्रू ऑटोमेटिकली फ्रेम पे ऐड हो जाएगा, और जैसे ही आप उस फ्रेम को दिखाओगे तो आपका कंपोनेंट दिखेगा और आपको उसके ऊपर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों की दोनों स्क्रॉल बार नजर नहीं आएंगी। क्योंकि ये देखो, अब मुझे लिस्ट बॉक्स पे चाहिए थी ना, तो मैंने जे स्क्रॉल पेन का ऑब्जेक्ट बनाया और ये लिस्ट बॉक्स पास कर दिया। अब लिस्ट बॉक्स जैसे ही शो होगा इस पे कोई स्क्रॉल बार नजर नहीं आएगी। ठीक है, आएगी अगर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सेट होता है एज नीडेड, जरूरत है तो आएगी, नहीं तो नहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सुनो, आप बेटा नोटपैड खोल के देखिए, उसमें कहीं कोई स्क्रॉल बार नहीं आती। जैसे आप टाइप करते करते उसकी विड्थ से बाहर निकल जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आ जाती है। तो जो जरूरत होती तो आ जाती है, नहीं जरूरत पड़ती तो अपने आप हट जाती है। अगर आप चाहो कि वो परमानेंट आए, चाहे जरूरत हो ना हो, तो कॉमा लगा के जे स्क्रॉल पेन का स्टैटिक कांस्टेंट है जे स्क्रॉल पेन डॉट वर्टिकल कॉमा जे स्क्रॉल पेन डॉट हॉरिजॉन्टल, दोनों आएंगी चाहे जरूरत हो या ना हो। बट बेटर तरीका क्या होता है, हमेशा बेटर तरीका हमेशा होता है क्या करना चाहिए आपको, आपको हमेशा एज नीडेड ऑप्शन को चूज करके रखना चाहिए। ठीक ना, तो अब हमने जे स्क्रॉल पेन पे लिस्ट बॉक्स को ऐड कर दिया है।
अब हम जे स्क्रॉल पेन को फ्रेम पे ऐड करने वाले हैं। अब मैंने एक पैनल बनाया, पैनल का बैकग्राउंड दिया व्हाइट। उसके बाद मैंने एक बॉर्डर फैक्ट्री, आप पहले पा चुका हूं, एक बॉर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और पैनल का बॉर्डर सेट कर दिया। टाइटल होगा सैंपल जे लिस्ट। फिर मैंने पैनल के ऊपर ऐड कर दिया, ये देखो पैनल के ऊपर ऐड कर रहा हूं अपने स्क्रॉल पेन, ठीक है। और ये पैनल ऐड कर दिया मैंने अपने कंटेंट पेन के ऊपर सेंटर। तो मेरे फ्रेम के ऊपर एक पैनल है, पैनल के ऊपर स्क्रॉल पेन है, स्क्रॉल पेन के ऊपर लिस्ट बॉक्स है, दिखेगा लिस्ट बॉक्स के, ठीक है साहब। अब एक लेबल बनाया, ये उसका कैप्शन, लेबल का फॉन्ट सेट कर दिया। फिर एक टेक्स्ट फील्ड बनाया, उसमें नन लिखा हुआ आएगा और टेक्स्ट फील्ड की विड्थ होगी 7 कैरेक्टर लॉन्ग, उसका भी फॉन्ट सेट कर दिया, ठीक है। अब एक और पैनल बनाया, उसकी भी बैकग्राउंड व्हाइट कर दी। एक और बॉर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नए पैनल का भी बॉर्डर सेट कर दिया और उस पैनल पे ये दोनों लेबल और टेक्स्ट फील्ड ऐड कर दिया। कुल मिला के फिर ये दूसरा वाला पैनल ऐड कर दिया साउथ में। तो होगा क्या बेटे जी, मेरे फ्रेम पे दो पैनल है, पहला पैनल सेंटर है, उसके ऊपर लिस्ट बॉक्स नजर आएगी। दूसरा पैनल नॉर्थ में होगा, उसमें दो कंपोनेंट नजर आएंगे, एक टेक्स्ट फील्ड और एक लेबल। दैट्स इट। और पैक कर दिया, सेट विजिबल ट्रू कर दिया। अब जैसे ही आप लिस्ट बॉक्स के किसी भी आइटम को सेलेक्ट करोगे तो ये मेथड चल जाएगा, वैल्यू चेंज। ये रही हमारी आउटर क्लास, ये रहा लिस्ट सिलेक्शन लिस्टर। और आप जानते हैं आर्गुमेंट किसका जाएगा, लिस्ट सिलेक्शन इवेंट का। अब टेक्स्ट फील्ड का मैंने मेथड चलाया सेटिंग्स, जो मैंने दूसरे पैनल पे ऐड किया था। और फिर जे लिस्ट का मेथड है गेट सिलेक्टेड वैल्यू। तो जो वैल्यू आपने सिलेक्ट की थी वो मिल जाएगी, क्योंकि वैल्यू गई थी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो वापस भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगी। तो मैंने उसके ऊपर टू स्ट्रिंग चला के उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और जिस जिस आइटम पे क्लिक करते जाओगे वो टेक्स्ट फील्ड में नीचे शो होता चला जाएगा। ठीक, चलो जरा इसे भी रन करके देख लेते हैं। ये पहला पैनल जिसके चारों तरफ ये बॉर्डर दिख रहा है और ये लिस्ट बॉक्स, और देखो वर्टिकल आ गई, हॉरिजॉन्टल नहीं आई क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं, एक बार में 4 ही आइटम आ रहे हैं। ये दूसरा पैनल है जिसके चारों तरफ एक बॉर्डर है, ये उसके ऊपर एक लेबल था, ये उसके ऊपर एक टेक्स्ट फील्ड था जिसमें नल लिखा हुआ है। सेलेक्ट करो कोई आइटम, नीचे दिखता है, जो आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ नीचे दिखता जा रहा है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। तो इस तरीके से आप लिस्ट बॉक्स भी बना सकते हैं, कॉम्बो भी बना सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम अगले कंपोनेंट जे टेबल। ये जे टेबल कंपोनेंट हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे जब हम डाटाबेस से जाके टेबल से रिकॉर्ड, फील्ड से रिकॉर्ड, टेबल से फील्ड उठा के अपने प्रोग्राम में शो करना चाहेंगे। मतलब जब भी आपको डेटा ना बेटे रो और कॉलम के फॉर्म में शो करना, जस्ट लाइक अ एक्सेल शीट। तो जब हम किसी भी डाटाबेस की टेबल से फील्ड या रिकॉर्ड उठा के लाते हैं और उन्हें अपने प्रोग्राम में शो करना होता है तो हम सबसे ज्यादा इसी जे टेबल को ही यूज करते हैं। ठीक, तो जे टेबल के थ्रू आप अपने डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में शो कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं अभी ऐसे ही डेटा शो करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जब आपको जेडीबीसी पढ़ाऊंगा तो बड़े अच्छे से डेटा फैच करके लेके आऊंगा, कहाँ से, डाटाबेस से, और इस डे टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड आपको शो करके दिखाऊंगा। ठीक साहब, चलो देखें जे टेबल कैसे बनाते हैं और इसके अंदर कैसे अपने डेटा को हम रो और कॉलम के फॉर्म में शो कर देते हैं। लेट्स सी।
अपनी क्लास बना ली हमने, माई जे टेबल, एक्सटेंड करा लिया जे। अब हमने एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया, इसमें डाला नेम, एड्रेस, सैलरी, ये हो जाएंगी हमारे जे टेबल के कॉलम के हेडिंग। और फिर जो उसमें डेटा जाता है वो जाता है स्ट्रिंग टाइप के एरे के फॉर्म में। ये बनाया हमने 2D एरे और ये डेटा डाल दिया, बस सिंपल। ये तो दोनों वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब आ जाओ कंस्ट्रक्टर में, ऑब्जेक्ट बनाया जे टेबल का, पहले डाला डबल डायमेंशन एरे, ये तो डेटा शो होगा और ये उसके हेडिंग। फिर मैं इसमें स्क्रॉल बार ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने जे स्क्रॉल पेन ले लिया, उसके अंदर अपनी जे टेबल को ऐड कर दिया, ठीक है साहब। और इस जे स्क्रॉल पेन को ऐड कर दिया फ्रेम पे, सेट साइज कर दिया, सेट विजिबल ट्रू कर दिया। अब जैसे ही इसे चलाऊंगा एक जे टेबल दिखेगी, उसके अंदर ये सारा डेटा शो हो जाएगा। लेट्स सी। ये देखो आया फर्स्ट क्लास, ये हेडिंग हो गए, ये डेटा। और ये डेटा एक्चुअली में कहां से उठा के लाएंगे? डाटाबेस। अभी देखो कोई स्क्रॉल बार नहीं है, अब देखो आगे स्क्रॉल बार अपने एज नीडेड, जरूरत पड़ी तो अटैच हो गई, अगर मैं फिर से बड़ा कर दूं गायब हो गई। दैट इज व्हाट एज नीडेड ऑप्शन, ठीक है। अब हम करते हैं जे ट्री। देखो जो लेफ्ट साइड में है ना, ये ट्री कंपोनेंट है, जिसको आप डेटा अपनी हायरार्किकल ऑर्डर में दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी ये नोड हो गई, ये उसकी चाइल्ड नोड, ये उसकी चाइल्ड नोड, ये उसकी चाइल्ड नोड। अगर डेटा आपको ऐसे ट्री फॉर्म में दिखाना हो, हायरार्किकल ऑर्डर में दिखाना हो, तो उसके लिए हमें कंपोनेंट दिया गया है जे ट्री। तो अब मैं जे ट्री के थ्रू आपको डेटा ऐसे हायरार्किकल ऑर्डर में शो करके दिखाता हूँ। ठीक, जब हम जेट्री क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके कंस्ट्रक्टर में एक ट्री मॉडल नामक इंटरफेस का ऑब्जेक्ट जाएगा एज ए आर्गुमेंट। ठीक, अब इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो हमें एक क्लास चाहिए जो इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती हो, उसी का पास कर सकते। ध्यान से सुनना, अब ये क्लास हमने नहीं बनाई, हमें बनी बनाई मिल गई। उस क्लास का नाम है डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड। उस क्लास का क्या नाम है? डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड, जो कि इंप्लीमेंट करती है ट्री मॉडल इंटरफेस को। और डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्रिएटिंग अ सिंगल नोड ऑफ जेट्री। आप इसके एक ऑब्जेक्ट से जेट्री की एक नोड बना सकते हैं। तो अगर आपने जेट्री के अंदर 10 नोड ऐड करनी है, तो इस डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड क्लास के आपको 10 ही ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक, लेकिन दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत ये आ गई कि इसके अंदर आर्गुमेंट तो एक ही का जाता है। जेट्री के अंदर ट्री मॉडल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट गया, तो आपने भले ही 10 बना ली हो, पास तो एक ही कर पाओगे। इसका मतलब यार इसमें तो केवल एक ही नोड दिखेगी, ये तो गड़बड़ हो जाएगी भाई, है ना। काश इसमें एरे जाता, एरे से भी फायदा नहीं होता। पता है एरे से भी क्यों नहीं फायदा होता? क्योंकि एरे से भी सारी की सारी नोड एक ही लेवल पे आ जाती, उनकी हायरार्की कैसे बनती कि एक पेरेंट नोड हो, फिर उसकी चाइल्ड, फिर उसकी चाइल्ड। अब ये हायरार्की कैसे बनाए? तो इस प्रॉब्लम का हमें एक अच्छा सा सॉल्यूशन दिया गया। इन्होंने क्या किया, डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड क्लास का एक मेथड बनाया ऐड, जो अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ऐड करता है। बस, तो हम ट्री मॉडल डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड क्लास के ऑब्जेक्ट बना के एक दूसरे के अंदर ऐड करके हायरार्की तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बनाई रूट नोड, ठीक है, एक बनाया डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड का ऑब्जेक्ट रूट, फिर मैंने दो और बना दिए डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड के, दोनों रूट के अंदर ऐड कर दिए, फिर तीन तीन और बना दिए,
पहले 3 पहले वाले चाइल्ड में, दूसरे 3 दूसरे वाले चाइल्ड में, और इस तरीके से इन्हें एक दूसरे के अंदर ऐड करता गया और हायरार्की तैयार कर ली। और जो रूट नोड थी ना बेटे, उससे अपने जे ट्री के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। तो जब रूट नोड दिखेगी तो वो अपने दोनों चाइल्ड दिखाएगी, जब वो दोनों चाइल्ड दिखेंगे तो वो अपने फर्दर 3-3 चाइल्ड दिखाएंगे, और इस तरीके से आप खूबसूरत सी हायरार्की बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलो देखिए कैसे यूज करते हैं अपने हम इस जे ट्री को। और ये जो जे ट्री नामक क्लास है, ये स्विंग पैकेज के एक सब पैकेज ट्री में हमें मिलती है। ये डायरेक्ट स्विंग के अंदर नहीं है, जबकि बाकी सारी क्लासेस डायरेक्ट स्विंग में आती थी। और ये मैंने पढ़ाया था आपको कि आपको सब पैकेज को एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी क्लास माई ट्री, ये जे फ्रेम, एक जे ट्री, और स्क्रॉल बार दिखानी है तो स्क्रॉल पेन। मैंने कहा ना, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर आप स्क्रॉल बार ऐड कर सकते हैं, बस उस कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट बना के स्क्रॉल पेन में ऐड कर दीजिए और स्क्रॉल पेन को फ्रेम पे ऐड कर दीजिए। That's it. Now, जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया और ये बनाया हमने डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड क्लास का डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम दे दिया रूट, उसका कैप्शन दे दिया स्टाइल। फिर दो और बना दिए डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड के, एक कलर, कैप्शन भी कलर, एक फॉन्ट, दो और बन गए। और इन दोनों को ऐड कर दिया रूट के अंदर। तो आप देखेंगे रूट के दो चाइल्ड हो गए मेरे पास, एक कलर और एक फॉन्ट। फिर मैंने 3 और बनाए डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड के, एक रेड, कैप्शन भी रेड, एक ग्रीन, कैप्शन भी ग्रीन, और एक ब्लू और कैप्शन भी। ठीक है जनाब। नाउ कलर, अब ये देखो तीनों के तीनों कलर के अंदर ऐड कर दिए। तो आप देख रहे हैं रूट के 2 चाइल्ड हो गए और कलर के 3 चाइल्ड हो गए। अब मैंने 3 और बनाए, एक बोल्ड, एक इटैलिक, एक अंडरलाइन। ठीक है जी, और इन तीनों को फॉन्ट के अंडर में ऐड। ठीक, तो रूट के 2 चाइल्ड, उन दोनों चाइल्ड के फर्दर 3-3 चाइल्ड, और जे ट्री को सीधा रूट में ऐड। ठीक, तो जैसी जे ट्री शो होगा केवल रूट दिखेगा, रूट के दोनों चाइल्ड, वो दोनों चाइल्ड अपने 3-3 चाइल्ड कैरी करेंगे, फर्स्ट क्लास हायरार्की बन जाएगी। नाउ अब स्क्रॉल बार चाहिए, तो जे स्क्रॉल पेन, उसके अंदर जे ट्री ऐड कर दिया, फिर जे स्क्रॉल पेन को फ्रेम पे ऐड कर दिया। अब ट्री ऐड करने टाइट कर दिया, सेट विजिबल ट्रू, और फिर जैसे इस प्रोग्राम को चलाएंगे कंस्ट्रक्टर चलेगा, सारा कोड चलेगा, फर्स्ट क्लास आपको जे ट्री नजर आ जाएगा। चलो जरा करके देखिए। ये देखो, ये रूट, उसके दोनों चाइल्ड, इस पे क्लिक करो, उसके तीनों चाइल्ड, इस पे क्लिक करो, अपने तीनों। ऐसे आप हायरार्की इनके और चाइल्ड बना लो, फर्स्ट क्लास हायरार्की बनती चली जाएगी जैसे आपके विंडोज में बन रही है। अब देखो कोई स्क्रॉल बार नहीं है। अब मैं जरा छोटा करूं, आ गई अपने आप स्क्रॉल बार, अटैच हो गई ऑटोमेटिकली अपने आप स्क्रॉल बार। दैट इज व्हाट द बेनिफिट ऑफ एज नीडेड ऑप्शन। बड़ा कर फिर आगे, छोटा करोगे फिर आएगी। आप चाहो तो ये बंद भी कर सकते, चाहो तो इसे ही बंद कर दो। ठीक है साहब, ये भी बंद हो गया, खोल लो इन तीनों को, खोल।
तो इस तरीके से आप हायरार्किकल ऑर्डर में भी इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात। ठीक है जनाब, आती है बात समझ में। अब आपका सिर्फ एक कंपोनेंट रह गया है, चलो उसे मैं कल करा दूंगा। कल सिखाऊंगा फिर ग्राफिक्स और फिर शुरू करेंगे थ्रेडिंग की कहानी, जावा का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए कल मिलते हैं आपसे।